ओके, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। ओके, प्रीवियस एग्जामों को देखते हुए जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटेटिव, चाहे वो टेट एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, साइंस के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है कि यदि एग्जाम क्रैक करना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी की, जिस प्रत्येक क्लास के एवरी चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनको डिकोड करेंगे। ठीक है, और उनको समझेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा है एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर लाइट, प्रकाश। अच्छा, एक बात और है, कुछ कुछ लोग ऐसी मानसिकता वाले लोग रखते हैं कि वही टीचर अच्छा पढ़ा सकता है जिसके पीछे बैकग्राउंड में डिजिटल बोर्ड होगा। यदि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान इन चीजों को मोहताज नहीं होता कि यदि बैकग्राउंड में आपका डिजिटल बोर्ड है, लाइटिंग अच्छी है और कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वही टीचर अच्छा है। तो ऐसी मानसिकता वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, यदि उसमें उनको स्किप करना हो तो अभी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है कि एनसीईआरटी से जो हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं 100% वहां से क्वेश्चन बनेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट कर देना, हम लोग इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। लेकिन ये गारंटी है कि क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से बन रहे हैं और यहीं से बनेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक लेते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मतलब क्या है परिभाषा प्रकाश के परावर्तन की? प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किसी माध्यम से आता है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लो ये कोई सतह है या समतल है। ठीक है, प्रकाश किरण इस साइड से आई और इस पॉइंट पे टकराई और इस पॉइंट पे टकराने के बाद इस दिशा में वापस लौट गई। तो जब प्रकाश किरण आई और जिस किसी पॉइंट पे टकराकर उसी दिशा में वापस लौट गई, इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ी इसमें टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं क्या होता है। जब प्रकाश किरण आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और जो वापस लौट जाने वाली किरण है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये तीन टर्म समझ गए। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। जिस बिंदु पर किरण टकराएगी उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। और उसी और जो किरण वापस लौटेगी उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। तीन टर्म समझ चुके। आपतन बिंदु से सीधी एक अविलंब डालते हैं, जिसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपतित किरण से सीधी ऊपर जाने वाली रेखा को अविलंब बोलते हैं। ठीक है, ये चार टर्म समझ में आ गई। आपतित किरण क्या होता है, अविलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है और आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, ओके। थोड़े आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लेते हैं। अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और उसे आई से व्यक्त करते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और उसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, परावर्तन के दो नियम और हैं, थोड़ा उनके बारे में बात और कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको अभी। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अविलंब,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या है? अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण मतलब आई और परावर्तन कोण मतलब आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दूसरा है। और पहला है आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन के दो नियम है और ये प्रकाश का परावर्तन है। इसके लिए एक चीज और समझते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। ठीक है, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब सर नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में बताओ, थोड़ा समझते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? एक कोई चिकनी सतह है, जैसे कि आपके घर का मिरर, दर्पण, जो कुछ भी बोलते हैं उसको। चिकनी सतह पर प्रकाश किरण समांतर आती हैं। मान लो ये कोई प्रकाश किरण आ रही है समांतर एकदम, और समांतर आने के बाद सतह से टकराई और सतह से टकराने के बाद समांतर निकल गई। जैसे आई वैसे निकल गई। प्रकाश की किरण समांतर आई और समांतर निकल गई। समांतर इसलिए निकल गई क्योंकि ये एकदम स्मूथ सतह है, चिकनी सतह है, तो चिकनी सतह पे जैसी आई और वैसी ही निकल गई। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया हुई है तो उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। ठीक है, और कोई अब अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन में क्या होता है? कोई खुरदरी सतह है। ठीक है, खुरदरी सतह है और प्रकाश किरण आई समांतर। ठीक है, और समांतर आने के बाद बट ये समांतर गई नहीं, ये कोई इधर कोई उधर कोई इधर ऐसी बट गई और वापस हो गई। तो इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन, इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। अब आप कहोगे गुरुजी इसका प्रैक्टिकल क्या है, इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको हम कैसे याद रख सकें, क्या नियमित होता है क्या नहीं। ठीक है, तो नियमित क्या होता है? आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आप अपना चेहरा मिरर में देख पा रहे हैं, तो वहां हुआ है नियमित परावर्तन। ठीक है, और आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं और दीवार के सामने खड़े होकर दीवार में अपना मुंह नहीं देख पाओगे, बिकॉज दीवार खुरदरी सतह है, मिरर चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह में हमेशा नियमित परावर्तन होता है और जब भी नियमित परावर्तन होगा आपको अपने चेहरे की प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। और जहां भी अनियमित परावर्तन होगा आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जो दीवार है या जो भी आप सतह पे देख रहे हो आपको वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये नियमित है और अनियमित है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी मन में डाउट हो निसंदेह। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने और पूछा था पिछले वीडियो में कि सर हम पानी में देखते हैं तो पानी में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है? अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है? तो पानी में अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। पानी की सतह चिकनी भी होती है और पानी पारदर्शी भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसको थोड़ा एग्जांपल समझा देते हैं हम। एक बच्चे का क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, कमेंट था। सपोज मान लो ये है पानी। ठीक है, तो कुछ प्रकाश किरणें आई,
पानी की सतह पर गिरी तो पानी की सतह चिकनी होती है, तो पानी की सतह भी मिरर की भांति काम करती है। ठीक है, तो कुछ किरण आई और पानी की सतह से टकराकर वापस लौट गई। ठीक है, और कुछ किरण उसके अंदर चली गई। जो किरण अंदर चली गई उसके कारण आपको पानी की सतह नीचे का एरिया दिखेगा, जमीन दिखेगी। और जो वापस लौट के चली गई, कभी कभार आप पानी में देखते हो तो अपना मुंह दिखता है उसमें, चेहरे की प्रतिबिंब दिखता है, चेहरा कुछ हद तक देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इन किरणों के कारण देख सकते हैं और इन किरणों के कारण पानी के अंदर हम देख सकते हैं। तो पानी में परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, पर अगली वीडियो बता देंगे। ठीक है, ये हो गया नियमित परावर्तन, ये होगा अनियमित परावर्तन, और परावर्तन के नियम बता चुके हैं और परावर्तन की परिभाषा भी बता चुके हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा और पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में अगला टर्म है गोलीय दर्पण के बारे में, कि गोलीय दर्पण क्या है, कितनी प्रकार की होती है, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसमें आगे आते हैं इसके बारे में। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब सर अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। एक हिंदी में एक उपसर्ग है अब, क्या है? गोलीय दर्पण ठीक है, गोलीय दर्पण के दो पार्ट हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल को अवतल क्यों कहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। और उत्तल क्यों इसको अवतल और उत्तल बोलते हैं? अवतल दर्पण होता है इस टाइप का। ठीक है, इस साइड पॉलिश हुआ होती है और ये अंदर की जो साइड होती है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, अवतल का अब का मतलब होता है नीचे की ओर। तो जिसका परावर्ती पृष्ठ नीचे की ओर होगा ये है परावर्ती पृष्ठ। इस साइड है पॉलिश पीछे की साइड और आगे की साइड है परावर्ती पृष्ठ। तो जिसका परावर्ती पृष्ठ नीचे की ओर होगा उसको बोलेंगे अवतल, और जिसका परावर्ती पृष्ठ ऊपर की ओर होगा उसको बोलेंगे उत्तल। सपोज मान लो ये है, इसमें नीचे से पॉलिश कर दी गई सपोज। ठीक है, और ऊपर से, या इसको इस साइड भी बना सकते हैं ऐसा भी, सेम ये ऐसा इस साइड से पॉलिश कर दी गई है अंदर की साइड से, और परावर्ती पृष्ठ बाहर की ओर से। जिसका परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसको बोलेंगे उत्तल, और जिसका परावर्ती पृष्ठ नीचे की ओर होगा उसको बोलेंगे अवतल। इसलिए इनको अवतल और उत्तल बोलते हैं। उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, अवतल मतलब नीचे की ओर झुका हुआ तल। ये होते हैं अवतल और उत्तल। अब इनके बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है उत्तल दर्पण, इनका कैसे यूज करते हैं, इनकी टर्मोलॉजी क्या है, मुख्य फोकस क्या होते हैं, सब समझते हैं। ठीक है, लेकिन समझने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं रफ अच्छे तरीके से। चलो इस साइड देख लेते हैं। नहीं, वो रफ करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, गोलीय दर्पण को थोड़ा और समझते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी और समझते हैं क्या होता है। चलो कोई अपन एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं।
मान लो अपन ने एक अवतल नामक गोलीय दर्पण ले लिया, ठीक है। अवतल मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होगा या नीचे की ओर होगा, ठीक है। ये पीछे से अपन ने पॉलिश करवा दी, ओके। अब ये जो दर्पण है, दर्पण का केंद्र बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव, जिसको पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ध्रुव क्या होता है? सपोज मान लो ये पूरा दर्पण 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो 2.5 ऊपर की साइड रहेगा, 2.5 नीचे की साइड रहेगा, और बीच का जो एरिया होगा उसको ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, मान लो ये कोई गोला है, उसी गोले में से ये गोले दर्पण निकला हुआ है, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, जो केंद्र होगा, ठीक है, जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, और जिसे सी से व्यक्त करेंगे, ठीक है। थोड़ा और आगे आते हैं। अब एक ऐसी काल्पनिक रेखा की कल्पना करते हैं जो ध्रुव से होती हुई, वक्रता केंद्र से होती हुई सीधी आगे की ओर चली जाती है। इस पूरी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। थोड़ा और बात करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया मुख्य अक्ष। मान लो कोई वस्तु मुख्य अक्ष पे यहां रखी हुई है, ठीक है। तो वो उस वस्तु से निकलने वाली सीधी किरण सबसे पहले तो अवतल दर्पण से टकराएगी, और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु से कहीं ना कहीं से होकर नीचे की ओर निकल जाएगी। तो ये किरण टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर निकली है उसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मुख्य फोकस, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे ध्रुव। एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है मुख्य फोकस। क्या होता है? मध्य बिंदु, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस यहां रहेगी उतनी ही डिस्टेंस यहां रहेगी, ठीक है, ओके। 3 चीज समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गया? ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, और मुख्य फोकस क्या होता है। अब समझते हैं फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। ओके, अब समझते हैं फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, और उसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एफ से पी तक की जो दूरी होती है वही एफ से सी तक के बीच की दूरी होती है। यदि मैंने इसको एफ माना है, स्मॉल एफ माना है, मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी मैंने स्मॉल एफ माना है, तो ये भी स्मॉल एफ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यदि मैं सी से लेके आर तक की, सी से लेके पी तक की दूरी नापूं, तो स्मॉल एफ ये है, स्मॉल एफ ये है, सी से पी तक की पूरी दूरी 2f हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। आपने समझ चुके फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, और मुख्य अक्ष क्या होता है। अब आपको समझनी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र है आपका सी और परिधि आपकी ये, इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको कैपिटल आर से दर्शाएंगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या ये हो गई। स्मॉल एफ ये आपका हो गया फोकस दूरी। कैपिटल एफ ये आपका हो गया मुख्य फोकस। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, शायद आपको नहीं आई होगी तो कमेंट कर देना। एक और पैटर्न है, उस पैटर्न से आपको बता देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं।
ठीक है, हम कोई अवतल दर्पण ले लेते हैं। अभी हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के बारे में अभी अपन ने बात नहीं की है, इसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण, ये पीछे पॉलिश है। ठीक है, और ये है उसका ध्रुव, और ये है उसका सेंटर सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं जिसको। ये है उसका फोकस एफ। ठीक है, ठीक है, और यहां है अनंत। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके सभी एग्जामों, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं वो तो ये पूछते हैं कि यदि वस्तु यहां रखी होगी अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब बारे में पूछते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं या इसको लर्न सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। आज अपन इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और देखें। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए ये है आपका ध्रुव, जो अपन ने सब पूरे पिछले अपन इसको के बारे में बात कर चुके हैं। ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और अनंत क्या होता है। ठीक है, ये सब मुख्य अक्ष है। तो मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कोई वस्तु रखी हुई है। तो यदि अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पे, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो अनंत पे जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। केंद्र बीच में है, केंद्र के इस साइड और उस साइड सब घूमते रहते हैं। ठीक है, प्लेस कहाँ कहाँ अभी तक कहाँ कहाँ पूछे गए हैं या कहाँ कहाँ पूछते हैं वो बता देते हैं। वस्तु या तो वो यहां रखेंगे अनंत पे, या वक्रता केंद्र पे रखेंगे, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, या फिर फोकस पे रखेंगे। इतने जगह अभी तक वस्तु रखी है और एक जगह और है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। या वक्रता केंद्र पे स्वयं ही रखेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये है आपका ध्रुव, ये है आपका वक्रता केंद्र, ये है आपका फोकस, मुख्य फोकस, और यहां पर कहीं है अनंत। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी हो, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, प्रतिबिंब आभासीय बनता है कि वास्तविक बनता है, इसमें बड़े बच्चे परेशान होते हैं। उसको बिल्कुल सामान्य तरीके से डिकोड करते हैं। बस बैठे रहने और जमे रहिएगा। ठीक है, समझते हैं क्या करना है। सपोज मान लो आपकी वस्तु यहां रखी हुई है अनंत पे। वस्तु का नाम है एक। क्या नाम है? एक। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पे। ठीक है, बन गया एक। वस्तु ऐसी रखी हुई, प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। इसका मतलब ये तो समझ में नहीं आ गया होगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वस्तु सीधी रखी हुई, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। और अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं, बस एक को छोड़कर, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, ओके। वस्तु यदि अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु यदि यहां रखी हुई है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, इसका नाम दे देते हैं दो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। लेकिन इससे बड़ा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सॉरी, इससे बड़ा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसको दो नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। और वही है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। मान लो वस्तु को अपन ने यहां रख दिया। कहां रख दिया? 3 नंबर पे। 3 नंबर मतलब वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा?
तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु के बराबर, इक्वल। ठीक है, ओके। अब सपोज मान लो वस्तु यहां रखी होगी 4 नंबर पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु यहां रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। कहां पर? इन्फिनिटी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये। और वस्तु से बड़ा बनेगा, दिख रहा है ना? वस्तु यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बन गया? ठीक है। सपोज मान लो वस्तु फोकस पे रखी हो, कहां रखी हो? फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे और वस्तु से बड़ा बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 5। समझ में आ गया? सबसे छोटा प्रतिबिंब यहां ये नीचे जो बन रहा है वो प्रतिबिंब है, ऊपर जो रखी हुई है वो वस्तुएं हैं। मैं लिख देता हूं ऊपर एक बार, ये है सब वस्तुएं और ये है नीचे के सब प्रतिबिंब। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कुछ भी ले लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ठीक है। ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तुएं हैं। यदि प्रतिबिंब बड़ा है, जैसे 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर और 5 नंबर यहाँ पर, इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। जब ये सबसे बड़ा दिख रहा है, वक्रता केंद्र पर दोनों के प्रतिबिंब और वस्तु बराबर बराबर होते हैं। वक्रता केंद्र के आगे बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती है, वक्रता केंद्र के इस साइड जाते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई कम होती है या प्रतिबिंब का आकार कम होता है। ठीक है, ओके। वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब रखेगा बनेगा अनंत पे और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, लेकिन जब भी वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु केंद्र पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा ही बनेगा जितनी बड़ी वस्तु है। ठीक है, बराबर बनेगा। ओके, आगे आते हैं। अब वस्तु रखी हुई है आपकी यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु को अनंत पर रख देते तो प्रतिबिंब यहां बनेगा और वही वस्तु से छोटा बनेगा। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, शायद नहीं आ गई होगी तो कमेंट कर देना और समझा देंगे। दोबारा एक पैटर्न और है, दूसरे पैटर्न से बता देंगे जिसको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओके। एक चीज और देख लेते हैं। एक बात और है, ये एक चीज और देख लेते हैं। सपोज मान लो वस्तु यहां रखी होगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, कहां रखी होगी? यहां। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु यहां रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा इस साइड और वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। ये सीधा है ना? यदि वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, दर्पण की इस साइड, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, ओके, और आभासी बनेगा। क्योंकि दर्पण के उस साइड होगा उसको आभासी बोलेंगे और जो दर्पण के इस साइड बनेगा उसको वास्तविक बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रतिबिंब आपके जितने भी बने हुए हैं सब आपके वास्तविक हैं। क्या है? वास्तविक। और उल्टे, वास्तविक है और उल्टे हैं। और जो इस साइड का जो प्रतिबिंब है वो आपका आभासी है। ठीक है, और आपका सीधा है। बस अवतल दर्पण एक ही प्रतिबिंब है जो आभासी और सीधा बनता है और सभी उल्टे और वास्तविक बनते हैं। ठीक है, ये जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, ये हो गया
ये पूरी टर्मिनोलॉजी है, इसको समझ लो, इससे क्वेश्चन पक्का बनना है, बिल्कुल समझ लेना। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। एक चीज और समझ लेना, इसमें जो जो भी कमियां लगी हैं आपको मेरे पढ़ाने के पैटर्न पे या किसी पे भी, नीचे कमेंट कर देना, अपन उस पर वर्क कर लेंगे। अच्छाइयां की कमेंट मत करना, जो जो कमियां हैं उनके पर कमेंट कर देना, क्योंकि हम लोग उस पर वर्क कर लेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि अच्छा पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मत कमेंट करना, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि बुरा पढ़ाया है या कुछ प्रॉब्लम है या और बेहतर कर सकते हैं, तो उसको कमेंट कर देना, हम लोग उसको ठीक कर लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और समझ लेना, मन हो तो कर लेना सब्सक्राइब, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो बस। ठीक है, ओके। इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा, अभी पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, अभी इसके बारे में बात करनी है। अब बर्तन के बारे में बात करनी है, बहुत सी चीजों के बारे में बात करनी है, अगली वीडियो में करेंगे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। गॉट इट? ओके।